हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र की 500 प्लस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हमारी कोशिश है कि लगभग एक वर्ष के करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया जाए। जो भी दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि इसमें ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ साथ सीसैट के भी कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा और इन्वॉल्व करूंगा, जिससे कि आप लोग का सीसैट का जो एक फियर रहता है यूपीएससी को लेकर खासकर, और यूपीपीसीएस में तो हालांकि थोड़ा इजी आता है, तो वो भी चीज़ें जो है निकल जाएं। तो पहला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ए 16th फाइनेंस कमीशन? तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए अरविंद पनगड़िया। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें अरविंद पनगड़िया को अभी चुना गया है 16th फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो फाइनेंस कमीशन होता है, जिसे हम लोग वित्त आयोग कहते हैं, ये संविधान में वर्णित है और संविधान के आर्टिकल 280 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो फाइनेंस कमीशन का गठन कर सकता है। ऐसा कहा गया था आर्टिकल 280 में, जो कि ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को। जब स्टार्टिंग में ये स्टेटमेंट लिखा गया कि आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान के बनने के या कमेंसमेंट के 5 वर्ष बाद कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन फॉर एवरी 5 ईयर। ठीक है, कि वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है एक फाइनेंस कमीशन हर 5 वर्ष के लिए। तो अभी जो 16वां फाइनेंस कमीशन है उसके अरविंद पनगड़िया जी अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिसमें कि ऋत्विज रंजनम पांडे को सचिव नियुक्त किया गया है आयोग का, और सुमन बेरी को वर्तमान में नीति आयोग की उपाध्यक्ष है। ठीक है, बात आती है नीति आयोग की, तो आपको बताना है कि नीति आयोग का गठन किस डेट में किया गया। ठीक है, किस डेट को किया गया, डेट और ईयर दोनों आपको यहाँ पर बतानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? इन विच सिटी द 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है, मुंबई, जामनगर, बेंगलोर और चेन्नई। तो ये न्यूज़ जो है काफ़ी लाइमलाइट में रही, और पोस्ट ऑफिस का जो गठन किया गया वो बंगलुरु में किया गया वाया 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग से बनाया हुआ जो है ये पहला डाकघर है। आपको बताना चाहता हूं कि 3D प्रिंटिंग, जो आप प्रिंट निकालते हो अपने प्रिंटर से, वो 2D प्रिंटिंग होता है। ठीक है, लेकिन 3D प्रिंटिंग इस तरह की प्रिंटिंग होती है कि उसी 2D प्रिंटिंग पर मशीन बार बार आती है, जाती है, और एक स्ट्रक्चर इस तरह का जो है, जैसे सपोज करिए कि आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, जो प्रिंटिंग मशीन है वो पहली बार आएगी, इंक यहाँ पर गिराएगी, या जो भी सब्सटेंस है जिससे बनाना है वो यहाँ पर गिराएगी, और फिर ये लेयर बाय लेयर बार बार आएगी, और लेयरिंग के माध्यम से जो है इसको गिराती हुई वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए लग जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये होता कैसे है? तो इसमें पाउडर मेटलर्जी एक टेक्निक होती है, वो भी इन्वॉल्व है। तो इतना ज़्यादा हम लोग को डेप्थ में नहीं जानना है, लेकिन ठीक है। तो बेंगलोर वो शहर है जहाँ पर पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुआ है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि डलहौजी जो व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा, तो डलहौजी ने सबसे पहले रेलवे का विकास किया 1853 में, और उन्होंने ही 1854 में पोस्ट ऑफिस की भी नींव रखी। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो चीज़ आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जो थे, उन्हें भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, और बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। किसने बनाया है? आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोगी से लॉर्सन एंड ट्यूब्रो, जिसको L&T कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास, ये दोनों पॉइंट भी याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास L&T कंस्ट्रक्शन की मदद से बनाया है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं कि भारत द्वारा हाल ही में घोषित विदेश नीति 2023 के तहत वर्ष 2023 तक भारतीय निर्यात को कितने डॉलर तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है? अंडर द रिसेंट
announced foreign policy 2023 by India, the possibility of increasing Indian exports to how many dollars by the year 2023 हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड। तो देखिए, जब भी मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तो जो भी उसमें की वर्ड्स हैं जिनके बारे में एग्जैक्टली पूछा हुआ है उन्हें मार्क करता हुआ चल रहा हूं। तो कोशिश करेंगे कि जब भी आप परीक्षा हॉल में पेपर सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से प्रश्नों को पढ़ते समय जो भी की वर्ड्स हैं उन्हें हाईलाइट करना है। आप जितना समय बबल भरने पे देते हो उस या को आंसर सोचने में देते हो, ठीक उतना ही समय आपको क्वेश्चन पढ़ने में देना है। इवन मैं तो ये कहता हूं कि क्वेश्चन करेक्ट पढ़ने में आपको ज़्यादा समय देना है रादर कि आप जितने समय में आंसर करते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, उसी क्वेश्चन के एक एक वर्ड में ही आंसर छुपा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि वो चीज़ आप पढ़ के एग्जामिनेशन में गए होते हो लेकिन फिर भी करेक्ट टिक नहीं कर पाते हो। इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें जब तक एक रिकॉलिंग पावर के साथ वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है कि हाँ ये चीज़ लग रही है, अंदर से जब वो चीज़ आने लगती है, ठीक है, तभी आप करेक्ट आंसर दे पाते हो। तो इसमें जो भारत ने लक्ष्य रखा है वो $2 ट्रिलियन का रखा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है? तो जो फॉरेन पॉलिसी 2023 की इंडिया के द्वारा लाई गई उसमें पॉसिबिलिटी है कि कितने डॉलर से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर $2 ट्रिलियन के आसपास किया गया है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं कि इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक भारतीय निर्यात को $2 ट्रिलियन तक ले जाने की संभावना व्यक्त की गई है। फिर है दोस्तों कि विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य निर्यातकों की सुविधा हेतु व्यवसाय करने की सुगमता को सरल बनाने तथा री इंजीनियरिंग तथा स्वचालन की प्रक्रिया को अपनाना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? हाल ही में घोषित भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 में, रिपीट करता हूं क्वेश्चन एक बार फिर से, कि हाल ही में घोषित भारतीय विदेश व्यापार नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को निर्यात उत्कृष्टता शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला कि उत्तर प्रदेश का शहर है और एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए इसको जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत जो है दिखाया गया है। तो इसमें कई शहर दिए हुए हैं, 4 शहर हैं, मुरादाबाद, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो इसमें 3 शहर कोई जो है निर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें है मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर और वाराणसी। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 होना चाहिए। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ का जो भी आपका ODOP के अंतर्गत, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो यहाँ के मुख्य उत्पाद हैं उनका नाम आप बताइए। जैसे वाराणसी को V लिखेंगे, इसके सामने आप जो लिखना है लिखेंगे, मुरादाबाद को M लिखेंगे, इसके सामने लिखेंगे, और मिर्ज़ापुर को MZ लिखेंगे और इसके सामने का प्रोडक्ट आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो देखिए, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत 4 नए शहर फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को विद्यमान 39 शहरों के अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता शहर, जिसको T बोलते हैं, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में निर्देशित किया गया है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में टेक्सटाइल उद्योग हेतु 7 PM मित्र पार्क को निम्न में से किन स्थानों पर स्थापित करने हेतु घोषणा हुई है? तो टोटल कितने PM मित्र पार्क बन रहे हैं? सबसे पहली बात ये याद रखनी है, तो 7 बन रहे हैं। उनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 टोटल ऑप्शन दिए हुए हैं। वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ऑप्शंस क्या है? अमरावती, कानपुर, अहमदाबाद और वारंगल। तो पूछता है कि कौन कौन से इसमें जो है करेक्ट है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है अमरावती, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फिर चौथा करेक्ट है वारंगल। ठीक है, तो 7 में से ये 2 शहर हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होता है वो करेक्ट होता है। कितने लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने इसे करेक्ट आंसर किया है। तो इसी तरह के प्रश्न जो है UPPCS में पूछे जाते हैं, तो मैं यहाँ पर स्टार भी लगा रहा हूँ। UPPCS के लिए जो है मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जब भी पेपर होगा 27 अक्टूबर को, तो एक बार चेक करिएगा कि क्या PM मित्र से जो है क्वेश्चन पूछा है या नहीं पूछा है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि पार्क जो है विधुर नगर तमिलनाडु में है, ठीक है, वारंगल तेलंगाना में है, कालबुर्गी कर्नाटक में है, अमरावती महाराष्ट्र में है, नौसारी गुजरात में है, धार मध्य प्रदेश में है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे। 2021-22 से लेकर के 2027-28 की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए यहाँ पर बजटीय परिव्यय में निर्धारित किए गए हैं, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो रखा गया है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में विभिन्न राज्यों में
कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? विभिन्न राज्यों में जो है कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करेगा, यही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स जो है डिफरेंट स्टेट्स में स्थापित किए जाएंगे। तो पूछ रहा है कितने स्थापित किए जाएंगे। 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया है, 15, 30, 50, 28, 15, 30, 50 और 28। तो इसका आंसर है 30 जो है टोटल आपके स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर डिफरेंट स्टेट्स में इस्टेब्लिश किए जाएंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीपीसीएस के लिए। ठीक है, हो सकता है यूपीपीसीएस में इस बजट को ना शामिल करे, बजट की बातें सीधे पूछ ले कि कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की घोषणा जो हुई है वो कितने टोटल हुई है विभिन्न राज्यों में। तो वही चीज़ें एक्सप्लेनेशन में लिखी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि बजट अनुमान 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस मद में सबसे कम सब्सिडी दी जा रही है? तो लास्ट बजट से क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं क्योंकि अभी ये जो है अनुपूरक बजट पेश हुआ था। तो इसमें जो दी जा रही है वो सबसे कम सब्सिडी आपके पेट्रोलियम सेक्टर को दी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट उस तरीके से नहीं है, लेकिन बस एक बार देख सकते हैं कि खाद्य सब्सिडी सबसे ज़्यादा दी जाती है, उर्वरक या फर्टिलाइजर पे उसके बाद दी जाती है, ब्याज सब्सिडी भी ठीक ठाक 6.84% दी जाती है और पेट्रोलियम सब्सिडी बहुत कम दी जाती है 0.56%। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बजट अनुमान 2023-24 में प्रमुख योजनाओं के आवंटन संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहले क्वेश्चन पढ़ने में ये समझ लेना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पता चले जैसे ही आप पहला देखें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आप पढ़ के गए हैं, तुरंत आप इसको टिक करके आगे बढ़ जाएं कि ये तो सही सुमेलित है। तो ये चीज़ एक बार करेक्टली जो है पढ़नी है कि नॉट करेक्टली मैच्ड यहाँ पर पूछ रहा है आपसे। 4 ऑप्शन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिसको बोलते हैं NHM, इसमें कुल 36,785 करोड़ रुपए, 36,785 रुपीज़। जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ के आसपास में है। ठीक है, 590 करोड़ टोटल। और पीएम किसान योजना के लिए 80,000 करोड़। तो देखिए इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूँ। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, यूपीपीसीएस में आए, यूपीएससी में आए या जहाँ भी आए, अगर वो बहुत लोअर एग्जाम नहीं है, जैसे लोअर का मतलब ये हो कि वनडे का कोई छोटा एग्जाम नहीं है वो, तो आप क्या करोगे कि जिसमें भी एक राउंड ऑफ वैल्यू है ना, उसी को पहले जो है अपने दायरे में रख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जल जीवन मिशन और पीएम किसान योजना दो पर शक करना स्टार्ट कर दिया कि इन्हीं दोनों में से एक आंसर होगा। और अगर इसमें एक भी बातें आपको क्लियर है, जैसे मुझे क्लियर है कि जो जल जीवन मिशन है उसके लिए 70,000 करोड़ ही जो है अलॉट हुए थे, ये मुझे बिल्कुल क्लियर है। ठीक, तो मैं जो है टिक कर दूंगा पीएम किसान योजना, डी ऑप्शन को। ठीक, और आप इस तरह से प्रश्न करके देखिएगा, आपके क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, और आपको ये जो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ये भी सही लगेगा। अभी मुझे लगता है कि आरओ के पेपर में ही यूपी का बजट पूछा हुआ था, तो यूपी का बजट जो पूछा हुआ था बड़ी राउंड ऑफ वैल्यू में पूछा हुआ था। तो ये जानिए कि जब भी बजट आता है वो एग्जैक्टली राउंड ऑफ वैल्यू में नहीं आता, कुछ इस तरह से आएगा कि 36,785 करोड़ या 36,78,538 करोड़, इस तरह के कुछ बजट्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएम किसान योजना जो है वो गलत होगा। यहाँ पर एक बार ये चेक भी कर सकते हैं आप, तो उसके लिए दिया गया था 60,000 करोड़ रुपए, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 151वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार निम्न में से किस, यहां पर लिखा हुआ है निम्न में से किस, ठीक है, क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? एथेनॉल की आपूर्ति में, अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण में, चीनी उद्योग में या व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में? अकॉर्डिंग टू द उत्तर प्रदेश बजट 2022-23-24 उत्तर प्रदेश डज नॉट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन, ये भी चीज याद रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो पहला कहता है इन द सप्लाई ऑफ एथेनॉल, तो एथेनॉल में जो है यूपी का पहला स्थान है बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन रजिस्ट्रेशन अंडर अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना किसको दी जाती है? तो लोगों को दी जाती है। पॉपुलेशन कहाँ की अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की अधिक है, तो आप इसको भी करेक्ट मान लो। ठीक है, फिर कहता है शुगर प्रोडक्शन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, हमेशा कंप्लेन किया जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है यूपी में, हालांकि सुगमता रैंकिंग में काफ़ी उछाल आई है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इस पर शक हो रहा है, शुगर प्रोडक्शन में भी यूपी जो है ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी जो होगा, ठीक है, वो आपका यहाँ पर इनकरेक्ट होना चाहिए। देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही मैंने लगाया था कि दुग्ध उत्पादन, गन्ना, चीनी उत्पादन, एथेनॉल की आपूर्ति में
यूपी जो है वो रैंक्ड फर्स्ट इन द कंट्री। और दूसरा देखते हैं कृषि निवेशों पर जब बात की जाएगी, जो भी आपकी एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है वहां पर किसानों को देय अनुदान जो डीबीटी होता है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करने वाले देश में उत्तर प्रदेश उसमें भी पहले स्थान पर है। ठीक है, यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड डीबीटी होता है उसमें भी यूपी जो है फर्स्ट नंबर पर है। बात आती है अटल रजिस्ट्रेशन ऑफ अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो भी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर हुआ है। फिर जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या व्यवसाय सुगमता रैंकिंग की बात की जाएगी तो उसमें 12 स्थानों का सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी ये अचीवमेंट है एक तरह से, और ये अचीवर्स श्रेणी में शामिल हो गया है यूपी। फिर बात आती है व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, तो आंध्र प्रदेश होल्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये भी बात याद रखेंगे। एक चीज और है दोस्तों कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग हुए एग्जैक्टली 10 साल का समय हो चुका है। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो नया स्टेट बना था आंध्र प्रदेश से बाइफरकेट होकर के। तो मैं एक गेस कर रहा हूं जो आप लोग माइंड करिएगा एग्जाम टाइम में कि 27 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम में, एक सेकंड, ये पेन तो काफी 27 अक्टूबर को होने वाले एग्जाम में दोस्तों ये तेलंगाना से जो है या आपका आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, ये मैं एक गेस कर रहा हूं, ये चीज आप लोग देखिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? रिसेंटली हाउ मेनी करोड़ ऑफ सप्लीमेंट्री बजट वाज पास्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो जब भी जिस वर्ष चुनाव होता है उस वर्ष खर्चा चलाने के लिए एक अनुपूरक बजट पेश किया जाता है, तो कितने करोड़ का पेश किया गया है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है आपका 19,046.39 करोड़, दूसरा है आपका 28,760.67 करोड़, फिर है 46,534.23 करोड़ और 32,433.21 करोड़। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई तुक्का नहीं लगेगा। ये है आपका 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट जो है पेश किया गया 2023-24 के लिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल नहीं किया गया है? सबसे पहला ये हाईलाइट किया, देखिए मैं जो बता रहा हूं पहला ये हाईलाइट कर दिया कि बताना है कि कौन सा शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि किसके द्वारा जारी किया गया, तो रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया। और महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची है, तो ये भी याद रखना है कि डोमेस्टिक बैंक जो है वो है। ठीक, तो कह रहा है कि विच इंडियन बैंक वॉज नॉट इंक्लूड इन द आरबीआईज लिस्ट ऑफ द सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक बैंक। ठीक है, तो किसको शामिल नहीं किया गया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1930, तो 1955 में ये आया था। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एचडीएफसी आपका 1994 के आसपास में आया था, हालांकि एचडीएफसी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आईसीआईसीआई भी आपके प्राइवेट बैंक है, तो इन सबसे क्वेश्चन जो पूछने की संभावना है वो काफ़ी कम है। हालांकि ये 1994 में ये भी आया था, वडोदरा में आया था उस समय। नाबार्ड जो है ये आपका बैंक कैटेगरी में, डोमेस्टिक बैंक कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कि नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म क्या है और कब आया था और किसकी सजेशन पे आया था। ठीक है, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ईयर बताइएगा, और कमेटी अगर आपको मिल गई सर्च में तो कमेटी भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। कह रहा है कि 28 दिसंबर 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 2023 की प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक, दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक विच इज़ कॉल्ड DSIB की महत्वपूर्ण सूची बनाई गई। इसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंक के रूप में जारी की गई। ठीक है, आपको बता देना चाहता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें एसबीआई सबसे टॉप पर है, और जो अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा जो है, कोटक महिंद्रा हालांकि उसमें कुछ स्कैम हो रखा है अभी, तो 2 बैंक याद रखिए, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जो है पहले और दूसरे नंबर पर है। ठीक है, परफॉर्मेंस के मामले में भी आप देखोगे तो एसबीआई में जो है लंच चलता रहता है, तो आपको काम नहीं होता है, आपने कई सारे शॉर्ट्स देखे होंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है 154वां प्रश्न है, तो ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है। अब बिहार वाले बच्चों की बात आती है तो फिर नया मन से लेक्चर स्टार्ट करने का मन करता है। तो लगभग हमने यहाँ पर 15 प्रश्न किए होंगे हम लोग। ये जो प्रश्न है 154वां, इसको लेकर के कल फिर हाजिर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।